everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So this is the second part of our chapter production function और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम शॉर्ट में LVP बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके यूटीज़ हो चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो, ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि हमें इस पूरे टॉपिक में ना कुछ सब पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले लॉ अगर आता है आपके एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, उसकी अजम्पशंस देनी होती है, फिर उसका एक टेबल बनता है शेड्यूल, देन उसका ग्राफ बनेगा, उसका एक्सप्लेनेशन और इस लॉ के रीज़न क्या है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अब LVP की जो ये डेफिनेशन है, इससे पहले एक बेसिक मतलब समझो कि ये जो लॉ है ये सिर्फ प्रोडक्शन के केस में ही चलेगा। हमारे चैप्टर का नाम भी प्रोडक्शन है, तो ये जो लॉ है ये सिर्फ इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ही वर्क करेगा। और प्रोडक्शन में भी शॉर्ट रन अगर हम पढ़ें उस केस में, मतलब एक वो टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर वेरिएबल हैं जिन्हें आप बदल सकते हो जैसे कि लेबर, और कुछ फैक्टर फिक्स्ड होंगे जैसे कि लैंड। ठीक है, तो हमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन की ही बात करनी है इस टॉपिक में। अब होता क्या है कि मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे अगर अपनी फर्म में प्रोडक्शन बढ़ानी है, आउटपुट अगर बढ़ाना है, तो मैं अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाती जाऊँगी। ठीक है, कि अगर मैं लेबर इंक्रीज करूँगी तो ऑफ कोर्स टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद आपका टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लैंड यहाँ पे फिक्स्ड होगा और लेबर हमारा बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है इस लॉ का? इस लॉ में हमें ये समझना है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते जाते हो, अदर फैक्टर्स को फिक्स्ड रखते हो, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीज करता है और बाद में जाके वो डिक्रीज करता जाता है। इसके पीछे रीज़न अभी समझेंगे, बट एक बेसिक मतलब इस लॉ का यही है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अभी हम बाद में पढ़ते हैं, पर उससे पहले इसके अजम्पशंस देखते हैं। कोई भी लॉ क्यों ना हो, उसके अजम्पशंस होंगे ही होंगे। तो अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहला, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। हमें देखना है कि हम बात करेंगे इस लॉ में शॉर्ट रन टाइम पीरियड की। शॉर्ट रन मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें आपके कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड में हम बात कर रहे हैं लैंड की और वेरिएबल में हम बात कर रहे हैं लेबर की। अगर ये टॉपिक नहीं पता तो इसलिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड। तो ये जो हमारा लॉ है LVP, ये सभी फिक्स्ड फैक्टर पे अप्लाई होगा इंक्लूडिंग लैंड। तीसरा पॉइंट है इट अप्लाइज इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। सिर्फ प्रोडक्शन के केस में ये लॉ एप्लीकेबल है। इसके बाद वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट, इसको भी हम आगे समझेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी को आपको अज्यूम करना है कि वो कांस्टेंट है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। इस लॉ में हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर का एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, और लास्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आफ्टर अ लिमिट। अब इसका मतलब क्या है ये अभी हम आगे चल के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये अजम्पशंस हैं। आपकी बुक में भी 7 to 8 पॉइंट्स होंगे, आप कोई भी 4 to 5 पॉइंट्स याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो लॉ को समझने से पहले अभी हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, बट पहले इसका शेड्यूल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पूरा ही टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। देखो इसमें है क्या, सबसे पहले एक कॉलम है आपका फिक्स्ड फैक्टर का, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लैंड है। फिक्स्ड फैक्टर मतलब जिसे आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते इन दी शॉर्ट रन। दूसरा है वेरिएबल फैक्टर, जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो ऑफ कोर्स, वो है हमारा लेबर। ठीक है, शॉर्ट रन में आप लेबर बढ़ा सकते हो इजीली। तीसरा है हमारा टोटल प्रोडक्ट, फिर है मार्जिनल प्रोडक्ट और फिर है हमारा फेजेस। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, दैट इज एडिशनल प्रोडक्शन। ओके, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हमने फिक्स्ड फैक्टर 1 लिया है सभी लेवल्स पे, मतलब आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट लिया हुआ है क्योंकि फिक्स्ड है। राइट, अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले अगर मैं देखूं वेरिएबल फैक्टर, मतलब हमने लेबर की जब 1 यूनिट लगाई, हमने जब 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 10 यूनिट्स का। ठीक है, जब 1 लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 10 यूनिट्स का। ठीक है, अब सपोज मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो ऑफ कोर्स मुझे लेबर बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना। तो अगर मैंने लेबर 1 से करके अब 2 कर दिए, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर है, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 30 हो गया। मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है अगर, तो आपका टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब मुझे अगर प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो मैंने एक और लेबर लगा दिया। मैंने 3 यूनिट्स ऑफ लेबर अगर लगाए तो यहाँ पे मेरा टोटल प्रोडक्शन हो गया अब 45 यूनिट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन आपका बढ़ता जा रहा है, लेबर बढ़ रहा है,
प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम अपना वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी लैंड पे लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कि पहले एक लेबर था तो उसने 10 का प्रोडक्शन किया, 2 लेबर लग गए तो 30 का प्रोडक्शन हुआ, 3 लेबर लगे तो 45 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्शन और बनाना है तो मैंने एक और यूनिट ऑफ लेबर लगा दिया, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर हो गई, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन आपका हो गया है 52 यूनिट्स का। प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हमने लैंड सेम रखा है, लैंड एक ही यूनिट है बट लेबर बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर मुझे प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो मैंने क्या सोचा, एक और यूनिट ऑफ लेबर लगाया। जैसे ही 5th यूनिट ऑफ लेबर मैंने लगाया तो मैंने देखा कि टोटल प्रोडक्शन अभी भी कितना है, 52। मतलब 4 लोगों ने मिलकर भी 52 का प्रोडक्शन किया, 5 लोगों ने मिलकर भी 52 का प्रोडक्शन किया। इसका मतलब ये जो 5वां लेबर हमने लगाया ये एक्स्ट्रा है, कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। अगर आप मार्जिनल पे चलो, एमपी पे, एमपी का मतलब क्या है कि जब हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर लगा रहे हैं तो कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ। तो अगर हमने देखो पहले 10 था, फिर जब हमने 2 लेबर लगाए तो 20 का एडिशनल प्रोडक्शन हुआ। ये कैसे आया, 30 माइनस 10 इज 20। ठीक है, फिर 3 यूनिट्स ऑफ लेबर पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ, 15। ये कैसे आया, 45 माइनस 30। ठीक है, उसके बाद 4th यूनिट पे एमपी था 7 और 5th यूनिट पे एमपी है 0। मतलब जैसे ही हमने 5th यूनिट ऑफ लेबर लगाया तो एडिशनल कुछ भी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, मतलब वो इंसान एक्स्ट्रा है। रीज़न क्या है कि देखो यार, जो यहाँ पे ज़मीन है ना, लैंड, वो एक ही है, फिक्स्ड है। ठीक है, और हम उस पर लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, सपोज लेबर है तो एक लिमिट तक ही तो यार आप लेबर लगाओगे ना। ज़मीन का टुकड़ा कांस्टेंट है, उस पर इतने ज़्यादा एक्सेसिव नंबर ऑफ पीपल अगर आप लगा दोगे तो ऑफ कोर्स काम होगा ही नहीं, प्रोडक्शन कम होता जाएगा। ये रीज़न है कि हमें अब अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे अपने लैंड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक और बार हम ट्राई मारते हैं, और मैंने एक और लेबर लगा दिया। मैंने 6th यूनिट ऑफ लेबर लगा के चेक किया तो क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन हो गया 48। और ख़राब सिचुएशन, पहले प्रोडक्शन एडिशनल 0 था, अब तो नेगेटिव में चला गया। अब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन फॉल कर रहा है। रीज़न क्या है कि अगर मुझे अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर यानी कि लैंड को इंक्रीज़ करना है। लेबर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगा दिया लिमिट से, लैंड सेम है बट उस पर आपने इतना ज़्यादा लेबर लगा दिया है कि लोग काम ही नहीं कर रहे, उनकी प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है, और इसी के वजह से टोटल प्रोडक्शन भी आपका अब फॉल कर गया। पहले 52 था, अब 48 हो गया, राइट। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब क्या है कि जब भी हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, तो आपका टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है। ठीक है, पहले इंक्रीज़ कर रहा था अच्छी तरह से, फिर इंक्रीज़ तो होगा, 45 से 52 हुआ, इंक्रीज़ हुआ, बट कम रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, और लास्ट में जाके वो फॉल कर जाता है। ठीक है, और इसी में से हमारे पास 3 फेजेस निकल के आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फेज़ 1 है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जो ये बोलता है कि टोटल प्रोडक्शन सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है और एमपी आपका पॉजिटिव होता है, एमपी बढ़ता है। मतलब देखो, पहले टीपी 10 से 30 हुआ, इंक्रीज़ कर रहा है, और एमपी भी आपका 10 से 20 हुआ, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर वो फेज़ है जहाँ पे टीपी भी इंक्रीज़ होता है और एमपी भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, दूसरा फेज़ कौन सा है, दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि इसमें टीपी इंक्रीज़ तो होता है पर थोड़े कम रेट से इंक्रीज़ होता है। मतलब पहले देखो 10 से 20 हुआ है ना, तेज़ी थी, अब इंक्रीज़ तो हो रहा है, 45 से 52 हुआ, लेकिन कम रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। पहले गैप आपका 20 यूनिट्स का था और अब गैप है 15 यूनिट्स का। मतलब यहाँ पे आपका जो टीपी है वो इंक्रीज़ हो रहा है बट एक डिक्रीजिंग रेट से, राइट। और एमपी भी आपका फॉल करता जा रहा है, 1570 एमपी फॉल कर रहा है। ठीक है, और एक फेज़ आता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, दैट इज़ द थर्ड फेज़, जो ये बोलता है कि टीपी यहाँ पे फॉल कर जाता है, 52 से 48 हुआ और एमपी आपका नेगेटिव में जाता है। ठीक है, तो ये 3 फेजेस आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखने के लिए मिलते हैं, राइट। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होगा, 52 मैक्सिमम है, वहाँ पे एमपी 0 होता है, मिनिमम होता है, राइट। अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले ये हमारी एक्स एक्सिस जिस पे हम वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे टीपी एंड एमपी। ठीक है, मैं एक ही ग्राफ में दोनों टीपी और एमपी को दिखा रही हूँ, आप अलग अलग भी बना सकते हो। ओके, देखो सबसे पहले हम टीपी को प्लॉट करेंगे, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, इधर हम टीपी दिखाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पे है 10, तो ये हमारा 1 वेरिएबल फैक्टर, उस पर 10 यूनिट्स हैं आपका टीपी। ठीक है, फिर 2 पे है 30,
तो 2 पे 30, फिर 3 पे 45, तो 3 पे 45, देन 4 पे 52, 4 पे 52 इधर आएगा, 5 पे भी 52 एंड 6 पे है ये 48, 6 पे 48। तो ये TP इस तरह से बनेगा। इसको हम प्लॉट करें तो इस तरह का ये हमारा TP है। इसको आप नीचे 0 पे ओरिजिन पे ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ TP, ठीक है, कि पहले इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज़ तो हो रहा है बट एक डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मैक्सिमम है और फिर ये फॉल कर रहा है, राइट। MP अगर बनाना है तो देखो 1 पे 10, तो 1 पे ये 10, फिर 1 पे 20, सॉरी 2 पे 20, 2 पे 20, देन 3 पे 15, 3 पे 15, फिर 4 पे 7, 7, उसके बाद 0 और उसके बाद -4 नीचे जाएगा तो इधर, ठीक है। तो पहले ये ऐसे इंक्रीज़ होगा, फिर ये फॉल करेगा, 0 पे जाएगा और नेगेटिव में आएगा। दिस इज़ MP, ठीक है। MP क्या हो रहा है कि पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर 0 और फिर नेगेटिव, राइट। ये इसका नेचर है, ओके। अब इसमें आप फेजेस दिखा देना। देखो यहाँ पे सेकेंड यूनिट तक आपका फेज़ 1 है, तो इसको इस तरह से आप ज्वाइन कर देना कि ये हमारा फर्स्ट फेज़ है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाना है यार। फिर ये 5th यूनिट तक हमारा फेज़ 2 है, तो इसको ज्वाइन कर देना, और ये लास्ट हमारा फेज़ 3 है, ठीक है। इसको स्केल से बनाओगे अच्छे से बनेगा। बट इस तरह से आपको TP और MP दिखाना है कि TP पहले इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, फिर अपने मैक्सिमम पे जाएगा और फिर वो फॉल करेगा, ठीक है। और MP का नेचर क्या है कि MP पहले बढ़ रहा है, फिर फॉल करेगा, फिर 0, फिर नेगेटिव। दिस इज़ TP एंड MP। इस तरह से फेजेस मेंशन करने हैं आपको। यहाँ पे लेबलिंग करने की यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, ये TP एंड MP है, ठीक है। डन, ये हो गया। एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना सेकेंड यूनिट पे, सपोज इसको हम E पॉइंट दे देते हैं, तो इस E पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब है, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि इस पॉइंट पे TP ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, ठीक है। TP चेंजेस इट्स कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब एक तरह से डायरेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट से देखो जो TP की डायरेक्शन है वो एक तरह से चेंज हो रही है ना। दिस पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब TP मैक्सिमम होता है तो MP 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था 52 यूनिट्स पे और MP हमारा 0 था, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ द शेड्यूल। हम लोगों ने अजम्पशन समझ ली। अब देखते हैं कि इस लॉ की डेफिनेशन क्या है, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो लिखा क्या है, इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। मतलब जैसे जैसे हम एक इनपुट की जो यूनिट्स हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं, बाकी सभी इनपुट्स को हमने फिक्स्ड रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फैक्टर हमने वेरिएबल रखा, बाकी सारे फिक्स्ड रखे। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को इंक्रीज़ करते हैं, सो TP द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। TP सबसे पहले इंक्रीज़ करता है एक इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करेगा और फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। और यही 3 फेजेस हमने इस पूरे टॉपिक में भी समझे कि सबसे पहले TP इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज़ करता है डिक्रीजिंग रेट से, और फिर वो फॉल कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ना कुछ और भी नाम है, जैसे कि लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, नोट कर लेना, लॉ ऑफ रिटर्न्स, या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स, और या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो ये 3 नाम इसी लॉ के हैं। किसी भी नेम से क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए कि हम LVP यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा ही टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब एक लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें समझना है, दैट इज़ द रीज़न फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब ये जो 3 फेजेस यहाँ पे बने हैं, इनके रीज़न क्या है कि पहले फेज़ में TP बढ़ रहा है, रीज़न क्या है, दूसरे फेज़ में बढ़ तो रहा है बट कम रेट से बढ़ रहा है, रीज़न क्या है। तो ये सब हम अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, इसको नोट कर लो। Okay, so the last topic for today is
रीज़न फॉर LVP। और इससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट आपके बुक में दिया है जो कि है फेज ऑफ ऑपरेशन। फेज ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप एज अ प्रोड्यूसर इन तीनों फेजेस में से कौन से फेज में रहना प्रेफर करोगे। तो देखो यार, इसका आंसर वैसे आपका सेकेंड फेज आएगा, ठीक है, सेकेंड फेज। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर हम थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में तो यार प्रोडक्शन नेगेटिव में जा रहा है, कोई पॉइंट ही नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो थर्ड फेज को तो रिजेक्ट कर दो कि थर्ड फेज में आपका प्रोडक्शन नेगेटिव में जा रहा है, तो हमें उस फेज में तो रहना ही नहीं है। अगर हम फर्स्ट फेज में रहेंगे तो देखो फर्स्ट फेज में ना हम अपनी प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड फेज में अगर आप यूनिट्स बढ़ाते हो, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे, तो टोटल प्रोडक्शन तो सेकंड फेज में बढ़ रहा है ना, भले ही कम रेट से बढ़ रहा है बट इंक्रीज तो हो ही रहा है। अगर हम फर्स्ट फेज में ही रुक जाएंगे 2 यूनिट्स ऑफ लेबर के बाद, तो आपका टोटल प्रोडक्शन जो मैक्सिमम था वो 30 पे ही था, है ना। मैंने टेबल बनाई थी इस तरह से कुछ, देखो फिर से बना लेते हैं। हमारा यहाँ पे था फिक्स्ड फैक्टर, देन वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, MP, ठीक है। हमने फिक्स्ड फैक्टर लिए था 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन पहले था 10, फिर 30, देन 45, 52 एंड 48, ठीक है। MP था 10 20 15 7 0 एंड -4। तो देखो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट फेज़, यहाँ तक फर्स्ट फेज़ में ही रुक जाऊँगी, सिर्फ 2 यूनिट्स लेबर लगा के, मैं 30 तक की प्रोडक्शन कर पाऊँगी। बट अगर मैं और यूनिट्स लगाऊँ, मैंने 5 तक अगर लेबर लगा दिया तो टोटल प्रोडक्शन 52 तक हो गया ना। भले ही और कम रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, अग्री, बट प्रोडक्शन तो आपका बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो हमें खुद को फर्स्ट फेज़ में रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, इसलिए आप एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म चाहोगे कि हम सेकेंड फेज़ में ही रहेंगे, ठीक है। तो फेज ऑफ ऑपरेशन आपका सेकंड फेज आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट फेज में क्यों नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को लिमिट कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी अभी ज़्यादा है प्रोडक्शन करने की, ठीक है। और थर्ड फेज में तो प्रोडक्शन नेगेटिव में जा रहा है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड फेज इज द फेज ऑफ ऑपरेशन, ओके। अब देखते हैं इसके रीज़न क्या है। तो सबसे पहला फेज 1 है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना प्लीज़। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में क्या था कि आपका TP भी बढ़ेगा, MP भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? फर्स्ट फेज में TP और MP दोनों क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? पहला रीज़न है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। पहले फेज में आपका फिक्स्ड फैक्टर देखो है, ठीक है, और आपका वेरिएबल फैक्टर भी है। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ कोर्स ज़्यादा है, उस पर लेबर अभी कम लगी हुई है, तो फर्स्ट फेज में आप बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में अपने फिक्स्ड फैक्टर को यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आपने लोगों को बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर अगर बढ़ाया तो ऑफकोर्स उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। और तीसरा है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट फेज में जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है वो ज़्यादा है, बड़ी क्वांटिटी में है, ज़मीन तो बड़ी है ना ऑफकोर्स, उस पर लेबर अभी आपके कम ही लगे हैं, मैक्सिमम 2 यूनिट्स लगे हैं फर्स्ट फेज़ में। तो अगर आपकी ज़मीन इतनी बड़ी है, उस पर इतने से लेबर लगे हैं, तो ऑफकोर्स आप कहीं ना कहीं अपने फिक्स्ड फैक्टर की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर रहे हो, दैट इज़ इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो इसके रीज़न क्या है कि फिक्स्ड फैक्टर भी प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो पा रहा है और वेरिएबल फैक्टर भी प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा फेज आता है आपका, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है कि TP बढ़ता तो है बट एक डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, और MP आपका फॉल करता है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है? सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं। पहला है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। आपने इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाए यहाँ पे कि पहले आपका वेरिएबल फैक्टर एक था, फिक्स्ड फैक्टर एक है, दूसरे में आपका 2 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल एंड देन 1 यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ये सभी कॉम्बिनेशन है। सेकंड फेज में ना आपको एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिला है, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला है, जहाँ पे आपका TP मैक्सिमम पे पहुँच चुका है, दैट इज़ 52 यूनिट्स, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट पे आपका TP मैक्सिमम पे पहुँच गया है, वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि हमारा सेकेंड फेज में जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो कम रेट से बढ़ रहा है। रीज़न क्या है कि हमें अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने लैंड को तो सेम रखा है, हम वेरिएबल फैक्टर सिर्फ लेबर ही लेबर बढ़ाए जा रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं फिक्स्ड फैक्टर को सब्सटीट्यूट कर रहे थे विद आवर वेरिएबल फैक्टर। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि किसी को किसी की जगह पे लगाना,
जैसे कि फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के पीरियड की जगह मैथ्स वाले सर आ गए, सब्स्टिट्यूशन पीरियड। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हम फिक्स फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे विद वेरिएबल फैक्टर। मुझे बढ़ाना चाहिए था फिक्स फैक्टर, अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लैंड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी, बट अभी तक मैं उसे सब्स्टिट्यूट कर रही थी किससे, लेबर से। तो वो एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पे लेबर इज़ नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर लैंड। वो कैसा बन चुका है, एक इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम लैंड की जगह वेरिएबल फैक्टर लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, और ये दोनों आपस में इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन चुके हैं कि अगर अब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लैंड बढ़ाओ, लेबर के बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और प्लस ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आपको मिल चुका है कि जहाँ पे आपका टीपी मैक्सिमम पे पहुँच चुका है। अगर और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन आपका कम ही करेगा, ये रीज़न है। ठीक है, और लास्ट फेज आता है फेज नंबर 3, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर बोलता है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन ही फॉल कर गया, एमपी आपका नेगेटिव में जा चुका है, टोटल प्रोडक्शन फॉल करेगा, एमपी नेगेटिव। ठीक है, रीज़न क्या है, पहला लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। हमें पता ही है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन फॉल क्यों करा है, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, हमने फिक्स्ड फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लैंड अगर लिमिटेड है तो ऑफकोर्स आपका प्रोडक्शन अब फॉल करेगा। दूसरा, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। पुअर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आपने लैंड को तो कांस्टेंट रखा है और वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो दोनों के बीच में कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठा नहीं, इसके वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो फॉल हो रहा है इन दी लास्ट फेज। और तीसरा है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हमने लैंड को कांस्टेंट रखा, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लग जाएंगे, लिमिट से एक्स्ट्रा लोग लगाओगे तो वो लोग टाइम पास करेंगे, काम करेंगे ही नहीं, तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो फॉल करेगी, प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी। ठीक है ना, कुछ लिमिट होती है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा लगा लोगे तो वो लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर की फॉल कर रही है और हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएंगे, इनको याद कर लेना और बुक से रीडिंग ज़रूर लगाना, तभी समझ में आएगा कि लिखना क्या है। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा ये टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसमें आपको उसकी डेफिनेशन देनी होगी, अजम्पशंस लिखनी है, शेड्यूल बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी दे देना कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, और ये रीज़न आपको पता होने चाहिए, प्लस कौन से फेज़ में रहेंगे, तो सेकेंड फेज़। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने पूरा टॉपिक डिटेल में समझा और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको आप बुक से रीडिंग कर लेना, और हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इस चैप्टर से, उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।